नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किताब नेक्सस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पहचान, आपके विचार, आपकी सोच, ये सब किस वजह से है? असल में ये सब एक अदृश्य सूचना जाल, इंफॉर्मेशन नेटवर्क का परिणाम है। वही जाल जिसकी बुनियाद हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले रखी थी और आज वही हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एक चुनौती बनकर खड़ा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद दुनिया, रिश्तों और खुद को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। कभी कभी आपको लगता है कि दुनिया में क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया, न्यूज और एआई सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि साफ समझ नहीं आता। क्या आपको भी लगता है कि कोई अनदेखी ताकत आपकी सोच को नियंत्रित कर रही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल हम सब एक ऐसे विशाल समुद्र में तैर रहे हैं जहां सच और झूठ में फर्क करना लगभग असंभव हो गया है। लेकिन ये ऑडियो बुक आपको एक ऐसी कुंजी देगी जिससे आप इस सूचना जाल के मालिक बनेंगे, इसके गुलाम नहीं। इसे सुनने के बाद आप समझेंगे कि कहानियों ने कैसे हमें जानवर से इंसान बनाया, कागज के टुकड़े ने कैसे साम्राज्यों को जन्म दिया और आज आपके मोबाइल स्क्रीन पर कैसे आपकी तकदीर लिखी जा रही है। ये किताब खास उन लोगों के लिए है जो दुनिया की हकीकत को परत दर परत खोलना चाहते हैं, जो अपनी सोच की लगाम खुद के हाथों में रखना चाहते हैं। लेकिन चेतावनी है, अगर आप इस सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं है कि आपकी आजादी शायद सिर्फ एक भ्रम है, तो इस ऑडियो बुक को यही रोक दें। पर अगर आप अपनी सोच की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जब शब्दों ने इंसानों को देवता बना दिया। जानवरों की दुनिया में एक नए शिकारी का जन्म। अब हम चलते हैं बहुत पीछे, इतना पीछे कि न कोई शहर था, न गांव, न खेत और न ही इंटरनेट। बस घना जंगल, खतरनाक जीव और उनमें एक नाजुक सा प्राणी, इंसान। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतिहास के इतने पुराने दौर में क्यों ले जा रहा हूं, क्योंकि आज की हमारी कहानी की जड़ें वहीं छिपी है। उस वक्त इंसान सबसे ताकतवर नहीं था। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, हाथी के कदमों से धरती हिल जाती थी और इंसान, वो तो बस छिपकर अपनी जान बचाता था। शारीरिक रूप से हम बेहद कमजोर थे। न हमारे पास तेज पंजे थे, न रफ्तार, न ही कठोर चमड़ी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये कमजोर सा दिखने वाला जीव पूरी पृथ्वी का मालिक बन बैठा? इसका जवाब एक शब्द में है, भाषा। जी हां, हमारी बोलने की शक्ति। आप कहेंगे कि जानवर भी तो आवाजें निकालते हैं, बंदर भी तो खतरे का सिग्नल देता है। बिल्कुल सही। एक बंदर चिल्लाकर दूसरे बंदरों को बता सकता है कि देखो शेर आया, भागो। लेकिन क्या कोई बंदर ये बता सकता है कि मैंने कल सुबह नदी के पास एक शेर देखा था? वो शायद आज दोपहर फिर उसी रास्ते से गुजरेगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। नहीं, ये शक्ति सिर्फ इंसानों के पास थी। हम सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि भूत और भविष्य की बातें भी कर सकते थे। यही हमारी सबसे पहली और सबसे अहम महाशक्ति थी। जानकारी का पहला नेटवर्क हमारे दिमागों के बीच बना, लेकिन ये नेटवर्क सिर्फ सच बताने के लिए नहीं था। इसका सबसे क्रांतिकारी इस्तेमाल हुआ झूठ बोलने में, या यूं कहें कि कहानियां गढ़ने में। आप हैरान हो गए ना? पर यही सच है। वो चीजें जो असल में है ही नहीं, उनके बारे में बात करने की हमारी काबिलियत ने हमें बाकी सब जानवरों से अलग कर दिया। एक इंसान दूसरे इंसान को बता सकता था कि इस जंगल की रक्षा एक महान आत्मा करती है जो बहादुरों का साथ देती है। अब ये महान आत्मा कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, पर सब उस पर यकीन कर सकते हैं। इस एक कहानी ने 100 अलग अलग अजनबियों को एक साथ ला दिया।
अब वो सिर्फ 100 लोग नहीं थे, वो एक कबीला थे जिनका एक साझा विश्वास था। वो उस महान आत्मा के नाम पर एक साथ शिकार कर सकते थे, एक साथ दुश्मनों से मुकाबला कर सकते थे, जबकि 100 चिंपैंजी कभी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। ये कहानियों का ही जादू था जिसने हमें विशाल समूह में रहना सिखाया। धर्म, राष्ट्र, पैसा, कानून, कंपनियां, ये सब क्या है? ये सब कहानियां ही तो है। क्या आपने कभी राष्ट्र को छुआ है या रुपया को खाया है? नहीं, रुपया तो बस कागज का अंश है। लेकिन हम सब इस कहानी में यकीन करते हैं कि इस कागज के अंश की एक कीमत है, और इसी साझा यकीन की वजह से पूरा बाजार चलता है। गूगल या अमेज़न जैसी कंपनियां क्या है? वो कोई एक इंसान या एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक कानूनी कहानी है जिसमें लाखों लोग यकीन करते हैं और मिलकर काम करते हैं। इसी को युवानोआ हरारी फिक्शन या कल्पना की शक्ति कहते हैं। जानकारी का ये पहला नेटवर्क जो कहानियों और विश्वासों पर टिका था, उसने हमें छोटे छोटे समूह से उठाकर हजारों लाखों लोगों के समाज बनाने की शक्ति दी। हमने देवी देवता बनाए, नियम बनाए, परंपराएं बनाई। इन सब अदृश्य धागों ने हमें एक दूसरे से ऐसे बांध दिया जैसे किसी और प्रजाति को नहीं बांधा जा सका। हम अब सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि कहानियों के रिश्तों से संबंधित थे। लेकिन इस नेटवर्क की एक बहुत अहम सीमा थी। ये इंसानी याददाश्त पर निर्भर था। एक कहानी एक वंश से दूसरे वंश तक मुंह जबानी जाती थी। एक बूढ़ा इंसान अपने पोते पोतियों को कबीले के किस्से सुनाता, नियम कानून सिखाता, पर इसमें गलती होने की बहुत गुंजाइश थी। कहानी बदलते बदलते अपना रूप बदल लेती थी। जैसे हम बचपन में चाइनीज विस्पर का खेल खेलते थे। एक बात 10 लोगों के कानों से गुजरते गुजरते कुछ और ही बन जाती थी। एक छोटा सा कबीला तो शायद ऐसे चल सकता था, लेकिन जब हजारों लाखों लोगों का साम्राज्य बनाने की बात आई तो सिर्फ याददाश्त पर भरोसा करना नामुमकिन था। आप लाखों लोगों से टैक्स कैसे वसूलेंगे? आप हजारों सैनिकों की तनख्वाह का हिसाब कैसे रखेंगे? आप एक कानून बनाकर उसे पूरे साम्राज्य में हुबहू कैसे लागू करेंगे? इंसानी दिमाग इतना सारा डाटा, इतनी सारी जानकारी याद नहीं रख सकता था। मानवता एक ऐसी दहलीज पर उपस्थित थी जहां उसे आगे जाने के लिए विशाल साम्राज्य और शहर बनाने के लिए एक नए ज्यादा भरोसेमंद इंफॉर्मेशन नेटवर्क की जरूरत थी। एक ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो जानकारी को इंसानी दिमाग की सीमाओं से आजाद कर दे। वो क्या थी? वो कौन सा आविष्कार था जिसने जानकारी को पत्थर पर अमर कर दिया और इंसानी समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? इस सवाल का जवाब हमारी अगली अध्याय में है, जहां हम कागज और स्याही की ताकत को समझेंगे। अध्याय नंबर 2, कागज की स्याही जिसने दुनिया की तकदीर लिख दी जब जानकारी अमर हो गई। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भाषा और कहानियों ने हम इंसानों को एक अदृश्य नेटवर्क में बांधकर दुनिया का सबसे सफल जानवर बना दिया। लेकिन हमने ये भी जाना कि इस नेटवर्क की एक बहुत अहम कमजोरी थी। ये पूरी तरह से इंसानी याददाश्त पर निर्भर था, जो अविश्वसनीय और सीमित थी। एक विशाल समाज को चलाने के लिए, हजारों लोगों का हिसाब किताब रखने के लिए, कानून बनाने के लिए ये नेटवर्क नाकाफी था। तो इंसान ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? उसने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने जानकारी को इंसानी दिमाग से निकालकर बाहर की दुनिया में स्थापित कर दिया। यह क्रांति थी लेखन कला की। सुमेरियन सभ्यता में चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर कील जैसे निशानों से शुरू होकर मिस्र के पेपर्स तक लिखने की कला ने सब कुछ बदल दिया। पहली बार जानकारी को भौतिक रूप दिया जा सकता था, उसे देखा जा सकता था, छुआ जा सकता था, और सबसे जरूरी, उसे सालों साल तक सहेज कर रखा जा सकता था। अब राजा का फरमान सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो पत्थर पर खुदा एक आदेश था जिसे कोई बदल नहीं सकता था। अब हिसाब किताब सिर्फ बनिए की याददाश्त में नहीं,
बल्कि वही खातों में दर्ज था। इस एक आविष्कार ने नौकरशाही को जन्म दिया। ब्यूरोक्रेसी, ये शब्द सुनने में कुछ बोरिंग लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये मानव इतिहास की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है। लेखन के बिना विशाल साम्राज्य जैसे रोमन साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य कभी बन ही नहीं सकते थे। सोच कर देखिए, एक सम्राट अपनी राजधानी में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर के सूबे पर कैसे राज करेगा। लिखने की कला के जरिए वो लिखित में आदेश भेजता, उसके गवर्नर उन आदेशों को अध्ययन करके लागू करते और फिर लिखित में ही रिपोर्ट वापस राजधानी भेजते। टैक्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता, जमीन की नापक लिखी जाती, हर चीज को कैटलॉग किया जाता, वर्गीकृत किया जाता। दुनिया अब सिर्फ लोगों और चीजों का समूह नहीं थी, ये फाइलों, रजिस्टरों और नक्शों का एक संगठित सिस्टम बन गई थी। जानकारी अब बहती हुई नदी नहीं, बल्कि बांध में इकट्ठा किया गया पानी बन गई थी, जिसे साम्राज्य अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था। ये जानकारी का एक नया ज्यादा शक्तिशाली नेटवर्क था, जो कागज, स्याही और अधिकारियों से बना था। इस नेटवर्क ने इंसान को पहली बार भगवान की तरह काम करने की शक्ति दी। वो एक जगह बैठकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था, बस फाइलों और नंबर्स के जरिए। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत थी। जानकारी का ये नया नेटवर्क कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में था। आम आदमी अध्ययन करना और लिखना नहीं जानता था। ये कला पुजारियों, शास्त्रियों और राज दरबार के अधिकारियों तक सीमित थी। उन्होंने इस ज्ञान को एक रहस्य बनाकर रखा, अपनी ताकत का जरिया बनाकर रखा। धर्म ग्रंथ लिखे गए और कहा गया कि ये ईश्वर के शब्द हैं। अब ईश्वर की वाणी किसी की याददाश्त में नहीं, बल्कि एक पवित्र किताब में कैद थी, और इस किताब को अध्ययन करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों के पास था। उन्होंने तय किया कि क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने बताया कि स्वर्ग कैसे मिलेगा और नर्क में कौन जाएगा। ज्ञान जो पहले कहानियों के रूप में सबके लिए उपलब्ध था, अब कुछ लोगों की तिजोरी में बंद हो गया था। आम इंसान की अपनी सोच, अपनी समझ पर ताला लग गया था। उसे वही मानना होता था जो उसे धर्मगुरु या राजा का अधिकारी बताता था। उसकी दुनिया को देखने का नजरिया अब उसका अपना नहीं था, बल्कि उन लिखित शब्दों का गुलाम था जिन्हें वो खुद अध्ययन भी नहीं कर सकता था। ये हजारों सालों तक चला। ज्ञान कुछ खास मठों, मंदिरों और पुस्तकालयों में बंद रहा। एक आम किसान के लिए उसकी जिंदगी और उसके परदादा की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं था। दुनिया बहुत धीमी रफ्तार से बदल रही थी, क्योंकि नई जानकारी, नए विचार आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। हर किताब को हाथ से लिखना होता था, जिसमें महीनों, यहां तक कि सालों लग जाते थे। एक किताब की नकल तैयार करना एक बहुत महंगा और मेहनत भरा काम था। इसलिए किताबें बहुत कम थी और बहुत कीमती थी। ज्ञान कुछ लोगों का विशेष अधिकार बना रहा। सोचिए कैसी घुटन भरी दुनिया होगी वो, जहां आपके मन में कोई सवाल उठे, कोई नया विचार आए पर उसे बांटने का, उसे फैलाने का कोई जरिया ही ना हो। मानवता जैसे एक शांत तालाब की तरह ठहर सी गई थी। लेकिन फिर 15वीं सदी में जर्मनी के एक शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांत तालाब में एक विशाल पत्थर फेंक दिया। एक सुनार ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने जानकारी की दुनिया में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसने विशाल साम्राज्यों और सदियों पुरानी धार्मिक सत्ता की नींव हिलाकर रख दी। वो मशीन क्या थी और कैसे उस एक मशीन ने जानकारी को कुछ लोगों की तिजोरी से निकालकर आम आदमी के हाथों में थमा दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सीधे आज के इंफॉर्मेशन एज की दहलीज पर लाकर उपस्थित कर देगी। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, जब एक मशीन ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। प्रिंटिंग प्रेस का धमाका। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे लिखने की कला ने जानकारी को अमर बना दिया, लेकिन साथ ही उसे कुछ चुनिंदा लोगों की कैद में भी डाल दिया। ज्ञान पवित्र किताबों और शाही फरमानों में बंद था,
और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था। सदियों तक दुनिया इसी ढर्रे पर चलती रही, लेकिन फिर जैसा कि हमने इशारा किया था, एक मशीन ने आकर सब कुछ बदल दिया। वो मशीन थी गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने जानकारी के नेटवर्क को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इससे पहले एक किताब की नकल बनाने में महीनों लगते थे। एक शास्त्री या भिक्षु बैठकर धीरे धीरे एक एक अक्षर को हाथ से लिखता था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की मदद से अब एक ही दिन में वैसी हजारों किताबें छापी जा सकती थी। रातों रात किताबें सस्ती हो गई और आम लोगों की पहुंच में आ गई। जो ज्ञान पहले मठों और राजमहलों की दीवारों में कैद था, वो अब रास्तों पर, बाजारों में और आम आदमी के घरों में पहुंचने लगा। इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर धर्म पर हुआ। मार्टिन लूथर नाम के एक भिक्षु ने उस समय के शक्तिशाली कैथोलिक चर्च की कुछ बातों पर सवाल उठाए। उसने अपने 95 सवाल एक कागज पर लिखे और उन्हें चर्च के दरवाजे पर टांग दिया। सामान्य परिस्थितियों में उसे थाम कर जीवित जला दिया जाता और उसके विचार उसी के साथ खत्म हो जाते। लेकिन यह सामान्य समय नहीं था, यह प्रिंटिंग प्रेस का युग था। लूथर के उन सवालों की हजारों कॉपियां रातों रात छाप कर पूरे जर्मनी और फिर पूरे यूरोप में फैला दी गई। पहली बार आम लोगों ने अपनी भाषा में बाइबल का अध्ययन किया और पाया कि जो बातें उन्हें चर्च बता रहा था, उनमें से कई बाइबल में लिखी ही नहीं थी। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सदियों पुरानी सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया। इसका नतीजा हुआ प्रोटेस्टेंट सुधार, एक ऐसा धार्मिक आंदोलन जिसने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया और भयंकर युद्धों को जन्म दिया। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि जानकारी अब कुछ पुजारियों के नियंत्रण में नहीं थी। यह एक शक्तिशाली उदाहरण था कि जब जानकारी का नेटवर्क बदलता है तो दुनिया की सत्ता का समीकरण भी बदल जाता है। लेकिन असर सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था। विज्ञान की दुनिया में एक विस्फोट हुआ। कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के विचार अब सिर्फ उनके कुछ दोस्तों तक सीमित नहीं रहे। वो किताबों के रूप में छपकर पूरे यूरोप के वैज्ञानिकों तक पहुंचने लगे। एक वैज्ञानिक का काम दूसरे के लिए नींव का पत्थर बन गया। ज्ञान बहुत तेजी से एक साथ आने लगा और फैलने लगा। इसी वजह से वैज्ञानिक क्रांति संभव हो सकी, जिसने हमें ब्रह्मांड के नियमों को समझने की शक्ति दी। इसके साथ ही राष्ट्रवाद की भावना का भी जन्म हुआ। प्रिंटिंग प्रेस ने एक ही भाषा में हजारों लाखों किताबें, अखबार और पर्चे छापने शुरू कर दिए। जो लोग पहले खुद को अपने गांव या शहर का वासी समझते थे, अब एक ही भाषा और साहित्य का अध्ययन करने की वजह से खुद को एक राष्ट्र का हिस्सा महसूस करने लगे। फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश जैसी भाषाएं मानकीकृत हो गई और लोगों के बीच एक हम की भावना पैदा हुई। फ्रांस या इंग्लैंड जैसी कहानियां जो पहले सिर्फ राजाओं के लिए मायने रखती थी, अब लाखों आम लोगों की पहचान बन गई। तो आप देख रहे हैं एक मशीन ने कैसे दुनिया बदल दी। इसने धर्म को चुनौती दी, विज्ञान को जन्म दिया और राष्ट्रों का निर्माण किया। जानकारी का नेटवर्क जो पहले धीमा, महंगा और कुछ लोगों के नियंत्रण में था, अब तेज, सस्ता और लोकतांत्रिक हो गया था। यह मास मीडिया का जन्म था। इसने आम आदमी को सोचने की, सवाल करने की और अपनी राय बनाने की शक्ति दी। इसने क्रांतियों को जन्म दिया, जैसे अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचार पर्चों और किताबों के जरिए ही फैले और लोगों को राजशाही के खिलाफ उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस नए नेटवर्क की भी अपनी चुनौतियां थी। अब कोई भी कुछ भी छाप सकता था। सच के साथ साथ झूठ और प्रचार भी उतनी ही तेजी से फैल सकता था। सरकारों और राजाओं ने सेंसरशिप लगाने की कोशिश की, किताबों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन जानकारी के सैलाब को रोकना अब नामुमकिन था। मानवता एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी, जहां विचारों का संघर्ष तलवारों के मुकाबले से
ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। पर कहानी अभी भी अधूरी थी। जानकारी अब तेजी से फैल तो सकती थी, लेकिन अभी भी उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता था। एक किताब को लंदन से दिल्ली पहुंचने में महीनों लग जाते थे। जानकारी की रफ्तार अभी भी जहाजों और अश्वों की रफ्तार से बंधी हुई थी। इस सीमा को समाप्त करने के लिए एक और अहम तकनीकी छलांग की जरूरत थी। एक ऐसी तकनीक जो जानकारी को भौतिक रूप से यात्रा करने की मजबूरी से आजाद कर दे और उसे लगभग रोशनी की रफ्तार दे दे। वो क्या थी? अगले अध्याय में हम तारों और तरंगों की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन और रेडियो ने दुनिया को छोटा करके एक वैश्विक ग्राम बना दिया। अध्याय नंबर 4, जब जानकारी ने रोशनी की रफ्तार थाम ली। तारों और तरंगों का जाल। प्रिंटिंग प्रेस ने जानकारी को सस्ता और सुलभ बना दिया था, लेकिन उसकी रफ्तार अभी भी भौतिक दुनिया की सीमाओं में बंधी थी। एक खत या किताब को महाद्वीप पार करने में हफ्तों या महीनों लग जाते थे। दुनिया विशाल थी और दूरियां बहुत मायने रखती थी। एक संघर्ष शुरू होने और उसकी खबर दूसरे देश पहुंचने में इतना समय लग जाता था कि तब तक संघर्ष समाप्त भी हो सकता था। लेकिन 19वीं सदी में सब कुछ बदलने वाला था। इंसान ने एक ऐसी ताकत को काबू में करना सीख लिया था जो अदृश्य थी, तेज थी और चमत्कारी थी, बिजली। और इसी बिजली का इस्तेमाल करके सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया। यह मानव इतिहास में एक अविश्वसनीय क्षण था। पहली बार जानकारी को भौतिक रूप से यात्रा करने की जरूरत नहीं थी। वो एक तार के जरिए लगभग प्रकाश की गति से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती थी। अब लंदन में बैठे एक व्यापारी को न्यूयॉर्क के बाजार का भाव तुरंत पता चल सकता था। एक सरकार को अपने दूर दराज के राजदूत से कुछ ही घंटों में संदेश मिल सकता था। दुनिया अचानक से बहुत छोटी हो गई। ये नया इलेक्ट्रिक वेब या बिजली का जाल सिर्फ टेलीग्राफ तक ही सीमित नहीं रहा। जल्द ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने इंसानी आवाज को तारों के जरिए भेजना संभव बना दिया। अब आप सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि किसी की आवाज, उसके इमोशंस को भी हजारों मील दूर तक महसूस कर सकते थे। इसने व्यापार करने का, रिश्ते निभाने का और यहां तक कि युद्ध करने का तरीका भी बदल दिया। सोचिए, पहले एक सेनापति को युद्ध के मैदान से राजा तक संदेश भेजने के लिए घुड़सवार भेजने होते थे, जिसमें दिन लग जाते थे। अब वो सीधे फोन उठाकर निर्देश दे सकता था। नियंत्रण और शक्ति का केंद्रीकरण और भी ज्यादा हो गया। इसके बाद आया रेडियो का जादू। मार्कोनी ने दिखाया कि जानकारी को बिना तारों के हवा में तरंगों के रूप में भी भेजा जा सकता है। अब जानकारी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही नहीं, बल्कि एक बिंदु से लाखों लोगों तक एक साथ पहुंच सकती थी। एक नेता का भाषण, एक गाने की धुन या क्रिकेट मैच की कमेंट्री एक ही पल में पूरे देश में सुनी जा सकती थी। इस नए नेटवर्क ने जनमत को प्रभावित करने की अभूतपूर्व शक्ति पैदा की। राजनेताओं और तानाशाहों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। हिटलर जैसे तानाशाहों ने रेडियो को प्रचार फैलाने का सबसे अहम हथियार बनाया। वो अपनी जोशीली आवाज से सीधे अपने देश के हर घर में पहुंच सकता था, लोगों की भावनाओं को उत्तेजित कर सकता था और उन्हें अपने खतरनाक इरादों के लिए तैयार कर सकता था। दूसरी तरफ लोकतंत्रों में भी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने रेडियो का इस्तेमाल जनता से सीधे संवाद करने और अपनी नीतियों के लिए समर्थन हासिल करने के लिए किया। 20वीं सदी के मध्य में टेलीविजन के आने से ये नेटवर्क और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि तस्वीरें भी लोगों के लिविंग रूम तक पहुंचने लगी। वियतनाम युद्ध को अक्सर पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से युद्ध की भयावहता को देखा, लाशों को देखा, जलते हुए गांवों को देखा। इसका अमेरिकी जनमत पर गहरा असर हुआ और युद्ध के खिलाफ एक विशाल आंदोलन उपस्थित हो गया। जानकारी के इस नए विजुअल नेटवर्क ने सरकारों के लिए युद्ध की सच्चाई को छिपाना मुश्किल कर दिया था।
बिजली के इस नेटवर्क ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज या वैश्विक ग्राम में बदल दिया था। अब दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली घटना की खबर और तस्वीरें तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती थी। इसने हमें एक दूसरे से मिलाया, हमें एक वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बनाया। हॉलीवुड की फिल्में, अमेरिकी पॉप संगीत, ये सब इसी नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया में फैले। लेकिन इस नेटवर्क की भी एक कीमत थी। जानकारी अब कुछ विशाल मीडिया हाउस, न्यूज एजेंसियों और सरकारी प्रसारकों के हाथ में केंद्रित हो गई थी। वही तय करते थे कि आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और क्या सोचेंगे। वो एजेंडा सेट करते थे। आम आदमी ज्यादातर एक निष्क्रिय उपभोक्ता था, जो बस सोफे पर बैठकर वो सब कुछ ग्रहण कर रहा था जो उसे परोसा जा रहा था। उसके पास अपनी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था। नेटवर्क एक तरफा था, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन 20वीं सदी के अंत में एक ऐसी तकनीक का उदय हुआ जो इस पूरे समीकरण को पलटने वाली थी। एक ऐसा जाल जो हर किसी को जानकारी बनाने, साझा करने और फैलाने की शक्ति देने का वादा करता था। एक ऐसा जाल जिसने सत्ता को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत करने का सपना दिखाया। लेकिन क्या उस जाल ने हमें आजाद किया या एक नए और भी ज्यादा जटिल पिंजरे में कैद कर दिया? अगले और आखिरी अध्याय में हम डिजिटल युग, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस दुनिया में गोता लगाएंगे जिसमें हम आज जी रहे हैं। अध्याय नंबर 5, इंसान का बनाया वो जाल जिसमें वो खुद उलझ गया। डिजिटल समंदर और एआई का उदय। हमारा सफर अब उस मुकाम पर आ पहुंचा है जहां हम आज उपस्थित हैं। पिछली क्रांतियों ने, चाहे वो लेखन हो, प्रिंटिंग हो या बिजली का वेब हो, जानकारी के प्रवाह को तेज और व्यापक बनाया। लेकिन उन सभी में एक बात समान थी। जानकारी बनाने और उसे विशाल पैमाने पर फैलाने की शक्ति कुछ ही लोगों के हाथ में थी। चाहे वो पुजारी हो, प्रकाशक हो या मुख्य मीडिया हाउस, आम आदमी ज्यादातर एक उपभोक्ता था। फिर आया इंटरनेट। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक धमाका था। इसने वादा किया कि ये जानकारी के नेटवर्क को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना देगा। अब कोई भी कहीं से भी अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता था। एक ब्लॉगर, एक यूबर या सोशल मीडिया पर एक आम नागरिक भी मुख्य अखबारों और टीवी चैनलों को चुनौती दे सकता था। सत्ता का पिरामिड अचानक से उल्टा हो गया। जानकारी अब ऊपर से नीचे नहीं बल्कि हर दिशा में बहने लगी। ये एक अविश्वसनीय रूप से सशक्त करने वाला अनुभव था। अरब स्प्रिंग जैसे जन आंदोलनों को सोशल मीडिया के जरिए ही संगठित किया गया। लोगों ने अपनी आवाज पाई, अपनी कहानियां बताई और स्थापित सत्ताओं को हिलाकर रख दिया। ज्ञान अब सबकी उंगलियों पर था। विकिपीडिया ने दुनिया के सबसे विशाल विश्वकोश को सबके लिए मुफ्त कर दिया। गूगल ने दुनिया की किसी भी जानकारी को 1 सेकंड में खोजना संभव बना दिया। यूट्यूब ने सीखने और सिखाने के तरीके को बदल दिया। ये एक यूटोपिया, एक आदर्श दुनिया जैसा लग रहा था। लेकिन जैसा कि हरारी हमें चेतावनी देते हैं, हर सूचना क्रांति अपने साथ नए खतरे लेकर आती है। इस डिजिटल समंदर में जहां हर कोई जानकारी बना रहा है, सच और झूठ के बीच का फर्क लगभग मिट गया है। झूठी खबरें, गलत सूचना और प्रचार किसी वायरस की तरह फैलते हैं। पहले जानकारी को फिल्टर करने के लिए संपादक और पत्रकार जैसे गेटकीपर होते थे। अब कोई गेटकीपर नहीं है। एक झूठी खबर भी उतनी ही तेजी से फैलती है जितनी सच्ची, बल्कि अक्सर उससे ज्यादा तेजी से, क्योंकि वो हमारी भावनाओं को उत्तेजित करती है। समाज ध्रुवों में बढ़ रहा है। लोग अपने अपने इको चैम्बर या ध्वनि कक्ष में बंद हो गए हैं, जहां उन्हें सिर्फ वही विचार सुनाई देते हैं जिनसे वो पहले से सहमत है। और फिर इस कहानी में एक नए और सबसे शक्तिशाली प्लेयर की एंट्री हुई। एल्गोरिदम, फेसबुक, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियां सिर्फ आपको जानकारी नहीं देती, वो आपके बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा करती है। आप क्या पसंद करते हैं, क्या शेयर करते हैं, किस वीडियो पर कितनी देर रुकते हैं, हर एक क्लिक को रिकॉर्ड किया जा रहा है।
इस विशाल डाटा का विश्लेषण करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एल्गोरिदम आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं। वो आपसे बेहतर जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपके राजनीतिक विचार क्या है और आपका अगला कदम क्या हो सकता है। और फिर वो आपको वही कंटेंट दिखाते हैं जो आपको और ज्यादा व्यस्त रखे, आपको और ज्यादा क्लिक करने पर मजबूर करें। जानकारी का नेटवर्क अब सिर्फ इंसानों द्वारा नहीं बल्कि स्मार्ट मशीनों द्वारा चलाया जा रहा है। ये मशीनें ये तय कर रही है कि आप क्या अध्ययन करेंगे, क्या देखेंगे और अंततः क्या सोचेंगे। हम एक ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां इंसानी ध्यान अटेंशन ही सबसे अहम करेंसी है और विशाल कंपनियां और सरकारें इस करेंसी को हासिल करने के लिए हमारी भावनाओं और कमजोरियों का फायदा उठा रही है। और ये तो बस शुरुआत है। अब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां मशीनें सिर्फ जानकारी को व्यवस्थित ही नहीं कर रही बल्कि खुद नई जानकारी, नया कंटेंट बना रही है। एआई अब लेख लिख सकता है, तस्वीरें बना सकता है, संगीत तैयार कर सकता है। जल्द ही हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां इंटरनेट का ज्यादातर कंटेंट इंसानों ने नहीं बल्कि एआई ने बनाया होगा। तब हम कैसे यकीन करेंगे कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं या देख रहे हैं वो सच है? जब एआई किसी इंसान की आवाज और चेहरे की हूबहू नकल कर सकता है तो हम अपने दोस्तों और नेताओं पर कैसे भरोसा करेंगे? ये मानव इतिहास की सबसे अहम चुनौती हो सकती है। जानकारी का नेटवर्क जो भाषा के रूप में शुरू हुआ था अब एक ऐसी इकाई बनने की कगार पर है जो इंसानी समझ और नियंत्रण से परे है। हमने एक ऐसा जाल बुना है जो अब हमें ही नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। क्या हम इस जाल के मालिक बने रह पाएंगे या इसके गुलाम बन जाएंगे? क्या इंसान इस नए नेटवर्क का इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए करेगा या ये हमारी सभ्यता के अंत की शुरुआत है? ये सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित है। अध्याय 6 नेक्सस का सार और आने वाले कल की दिशा। तो सवाल है, अब हम किस ओर बढ़ रहे हैं? दोस्तों, इस लंबे और अद्भुत सफर के बाद आज हम जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमने देखा कि हजारों साल पहले किस तरह कल्पनाओं और कहानियों के नेटवर्क ने हमें यानी होमो सेपियंस को इस धरती का शासक बना दिया। इसके बाद हमने जाना कि लिखने की कला ने इन कहानियों को हमेशा के लिए संरक्षित किया और यही से बड़े बड़े साम्राज्यों तथा धर्मों की नींव रखी गई। लेकिन साथ ही ज्ञान को कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित भी कर दिया गया। फिर आया प्रिंटिंग प्रेस जिसने धमाकेदार तरीके से ज्ञान को हर किसी के लिए खुला कर दिया। यही से वैज्ञानिक क्रांतियां और लोकतंत्र का जन्म हुआ। उसके बाद तारों और विद्युत तरंगों ने पूरी दुनिया को सिकोड़कर एक ग्लोबल विलेज बना दिया जहां सूचनाएं बिजली की गति से दौड़ने लगी। और अंततः हम आज के डिजिटल युग तक पहुंच गए जहां इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने एक ऐसा वैश्विक सूचना नेटवर्क तैयार कर दिया है जो उतना ही शक्तिशाली है जितना खतरनाक। युवाल नोआ हरारी की पुस्तक नेक्सस का यही मुख्य संदेश है। मानव इतिहास को समझने की असली कुंजी ये जानना है कि सूचना के नेटवर्क समय के साथ कैसे बदले हैं। सत्ता हमेशा उसी के पास रही है जिसने इन नेटवर्कों पर नियंत्रण किया है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जंग जमीन या संसाधनों के लिए नहीं बल्कि सूचना और अटेंशन, ध्यान के लिए लड़ी जा रही है। जो आपके ध्यान को नियंत्रित करेगा वो आपकी सोच पर नियंत्रण करेगा और जो आपकी सोच पर कब्जा कर लेगा वो आपके जीवन को संचालित करेगा। आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक राह हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जाती है जहां एआई और सूचना का सही उपयोग करके हम गरीबी, बीमारियों और युद्ध जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा भविष्य जहां हर इंसान अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर पाए। लेकिन दूसरी राह हमें गहरे अंधकार की ओर धकेलती है। ऐसा भविष्य जहां एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ओर से सभी फैसले करेंगे। वहां हमारी आजादी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाएगी और इंसान स्वयं अपनी बनाई हुई जाल में फंस जाएगा। तो दोस्तों, ये था नेक्सस की कहानी
और मानव सभ्यता के नेटवर्क्स का सफर। सवाल अब यह है कि आने वाला भविष्य हम कैसे गढ़ेंगे? क्या हम सूचना और एआई का इस्तेमाल मानवता के उत्थान के लिए करेंगे, या फिर खुद अपनी ही बनाई हुई तकनीक के गुलाम बन जाएंगे? ये फैसला हमारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय लेकर आने वाले हैं। याद रखिए, जो आपकी अटेंशन को कंट्रोल करेगा वही आपकी सोच को कंट्रोल करेगा। इसलिए सचेत रहें, जागरूक रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।